तो एमसीयू के फेज़ 4 में हमें काफ़ी नए सुपर हीरोज़ देखने मिलेंगे। ये बात अलग है कि फेज़ 3 में हमने काफ़ी सुपर हीरोज़ को खो दिया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स के बारे में। इस लिस्ट को हमने कुछ बेसिस पर बनाया है। सबसे पहले उस सुपर हीरो ने किस सुपर विलन के साथ फाइट की है, उसकी पावर लेवल क्या है, फ्यूचर में उस सुपर हीरो का कितना बड़ा रोल होने वाला है, और ये 2021 की अपडेटेड लिस्ट है। तो अब शुरू करते हैं नंबर 10 से, बकी। अब एंड गेम से पहले ज़्यादा सुपर फैंस बकी को पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि एमसीयू में वो विंटर सोल्जर था जिसे हम सुपर विलन की नज़र से देखते थे। लेकिन फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ के बाद से बकी को काफ़ी सुपर फैंस पसंद करने लगे, क्योंकि इस सीरीज़ में हमें उसकी इमोशनल साइड देखने मिली। बकी बेसिकली एक सुपर सोल्जर है जिसे हाइड्रा ने बनाया था। ये नियरली उतना ही पावरफुल है जितना कि स्टीव रॉजर्स। स्टीव रॉजर्स की स्ट्रेंथ लेवल अगर 10 पर थी तो बकी की स्ट्रेंथ 9 पर होगी। बकी के पास वाइब्रेनियम हाथ है जिसे बेचकर वो करोड़पति बन सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वकांडावासी बकी को ही बेच खाएंगे। लेकिन सुपर सोल्जर सेरम की वजह से बकी आज 106 साल का हो चुका है। वो इंसानों को बड़ी आसानी से मार सकता है और अकेले 2 से 3 सुपर सोल्जर को एक ही बार में पेल सकता है। लेकिन बकी को अब पहले की तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पर अब कंट्रोल करने वाले वर्ड्स का असर नहीं होता है। और बकी को कई बार व्हाइट वुल्फ के नाम से टीज किया गया, तो हो सकता है कि आगे चलकर बकी ही मार्वल यूनिवर्स का व्हाइट वुल्फ बन जाए। नंबर 9, वॉर मशीन। अब फेज़ 4 में वॉर मशीन का क्या रोल होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतिहास गवाह है कि एमसीयू में अगर किसी का आर्मर सबसे ज़्यादा वेपनाइज्ड है तो वो वॉर मशीन था। पहले तो रोडी आयरन मैन का साइड किक हुआ करता था, लेकिन आयरन मैन के बाद अब रोडी को अकेले फाइट करनी है। वैसे एंड गेम में जो वॉर मशीन का आर्मर था वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि और पावरफुल था, और आई होप फ्यूचर में हमें इससे भी ज़्यादा पावरफुल आर्मर देखने मिलेंगे। वैसे मार्वल की जो आर्मर वॉर सीरीज़ है वो पूरी वॉर मशीन के ऊपर होने वाली है, तो अब बस देखना है कि इस सीरीज़ में वॉर मशीन क्या करता है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में रोडी का कैमियो था, लेकिन अगर कोई एक्शन सीन होता तो देखने में मज़ा ही आ जाता। नंबर 8, एंटमैन। अब एंड गेम में एंटमैन ना होता तो शायद ही एवेंजर्स कभी डिसइंटीग्रेट हुए लोगों को वापस ला पाते। एंटमैन के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उसके पास हैंक पिम का बना एंटमैन सूट है जो पिम पार्टिकल्स पर काम करता है, जिसकी वजह से एंटमैन अपना साइज़ बड़ा या छोटा बना सकता है। एंटमैन खुद को सब एटॉमिक लेवल पर छोटा बना चुका है और 100 फीट तक खुद को ट्रांसफॉर्म कर चुका है। लेकिन इतना बड़ा बनने की वजह से एंटमैन का स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है, इतना कि अगर सही समय पर उसे ग्लूकोज ना मिले तो वो वही अनकॉन्शियस हो जाएगा। वैसे एंटमैन जो कर सकता है वो देखते हुए उसे लिस्ट में और ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ये लिस्ट हमने सुपर हीरोज़ के ओहदे और पावर लेवल को देखकर बनाया है। एंटमैन पावरफुल तो है, लेकिन उसकी पब्लिक पर्सनैलिटी कुछ खास नहीं है। ना ही वो पॉपुलर है और ना ही लोग जानते हैं कि एंटमैन जैसा कोई सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है। नंबर 7, स्पाइडरमैन। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्पाइडरमैन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो रहा है। सिविल वॉर में स्पाइडरमैन ने बकी और फैल्कन को बड़ी आसानी से हरा दिया था, और ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पर पीटर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर फाइट कर रहा था। मिस्टीरियो की वजह से पूरी दुनिया को पता चल गया कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। अब स्पाइडरमैन 3 में हम देखेंगे कि पीटर के लिए दुनिया का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन टोनी के डेथ के बाद आज भी पीटर के पास अपना आयरन स्पाइडर सूट है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मर है। इसमें पैराशूट से लेकर 500 से ज़्यादा वेब शूटिंग मोड्स है, और ये मार्क 50 की तरह नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और अगर पीटर को अपने सूट्स में कुछ अपग्रेड करने हो तो स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के साथ उसका अच्छा खासा कनेक्शन है। हैप्पी या पेपरपोर्ट से परमिशन लेकर वो कभी भी न्यू आर्मर अपने लिए बना सकता है। ऐसे रूमर्स है कि स्पाइडरमैन 3 में हमें सिनिस्टर 6 देखने मिलेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आधी से ज़्यादा मूवी में एक्शन ही होगा, और हम सबको पता है कि स्पाइडरमैन के एक्शन सीन्स कितने ढांसू होते हैं। नंबर 6, प्रोफेसर हल्क। अब थैनोस के स्नैप के बाद ब्रूस बैनर ने अपने दिमाग और हल्क की बॉडी को एक कर दिया, जिसकी वजह से अब हल्क में पहले जैसी बात नहीं रही। हल्क को हम क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो बिना कुछ सोचे समझे सुपर विलन्स की बैंड बजा देता था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने गॉड है या फिर यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग। लेकिन प्रोफेसर हल्क इनक्रेडिबल हल्क जैसा नहीं है। प्रोफेसर हल्क ज़्यादातर टेक्निकल कामों में लगा होता है, एक्सीडेंटली सही, लेकिन उसने एक इमॉर्टल मशीन बना दी जिसका यूज़ करके इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं हो सकता। एंड गेम के फाइनल बैटल में भी प्रोफेसर हल्क ने कुछ खास जलवे नहीं दिखाए, कुछ आउटराइडर्स को मारा और बस हो गया। और अब तो एक हाथ भी डैमेज हो चुका है। आई थिंक फ्यूचर में हल्क को शी हल्क रिप्लेस करने वाली है, क्योंकि मार्वल बहुत जल्दी शी हल्क सीरीज़ को रिलीज़ करने वाला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शी हल्क इनक्रेडिबल हल्क जितने एग्रेसिव होगी। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका। अब पहले स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका था,
फिर वो चाहता था कि सैम अगला कैप्टन अमेरिका बने, लेकिन सैम ने वो शील्ड गवर्नमेंट को दे दी और जॉन वॉकर बन गया न्यू कैप्टन अमेरिका। लेकिन जब वॉकर ने एक बंदे की जान ले ली तब बकी और फैल्कन ने उसका हाथ तोड़कर शील्ड वापस ले ली और अब सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बन चुका है। इस कैप्टन अमेरिका के पास नया आर्मर है जो वाइब्रेनियम से बना है। बुलेट प्रूफ तो ये होगा ही, लेकिन साथ में ये हेलीकॉप्टर जैसे हैवी मशीन के प्रेशर को भी आराम से डिफ्लेक्ट कर सकता है। जैसे स्टीव रॉजर्स एक देशभक्त था, वैसे ही सैम विल्सन है। वो एक ऐसा कैप्टन अमेरिका है जिसका कलर ब्लैक है और उसने खुद में कोई सुपर सोल्जर की इंजेक्शन नहीं ठूसे है। अब जो कैप्टन अमेरिका है उसके पास बस अपनी शील्ड है, वाइब्रेनियम से बना आर्मर है और देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। वैसे कैप्टन अमेरिका एक ये सैम विल्सन कहीं से भी स्पाइडरमैन और एंटमैन जितना पावरफुल नहीं है, लेकिन सैम इस लिस्ट में ऊपर इसलिए है क्योंकि कैप्टन अमेरिका का ओहदा किसी भी सुपर हीरो से बड़ा होता है। अब एमसीयू में नया कैप्टन अमेरिका आ चुका है। आई होप हमें न्यू आयरन मैन भी बहुत जल्दी देखने मिलेगा। नंबर 4, वाइट विजन। वंडा विजन सीरीज में वाइट विजन ने पुराने वाले विजन को रिप्लेस कर दिया। जब विजन की डेथ हुई तब स्वॉर्ड वालों ने विजन के बॉडी पार्ट्स को अलग किया और फिर से रिबिल्ड करके एक नया विजन बना दिया जिसका कलर वाइट था क्योंकि इसके पास माइंड स्टोन नहीं है। स्टार्टिंग में इसका मिशन सिर्फ वंडा को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन विजन से फाइट करते टाइम इसने उसकी फीलिंग्स को समझ लिया। विजन ने अपनी सारी मेमोरीज वाइट विजन में अपलोड कर दी, जिसके बाद अब वाइट विजन पूरी तरीके से रेड वाला विजन बन चुका है। बस कलर और माइंड स्टोन का डिफरेंस है। वाइट विजन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है और ये चीज़ों के आर पार जा सकता है। जब विजन ने वाइट विजन को मेमोरीज दी तब वो पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसा कहा जाता है कि वो वकांडा गया था क्योंकि उसके बाद की मेमोरीज उसे नहीं पता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल या फिर अगर वंडा विजन का सीजन 2 आता है तो हमें पता चलेगा कि वाइट विजन के क्या हालचाल है। नंबर 3, थॉर। जब इन्फिनिटी वॉर रिलीज हुई तब थॉर सबसे पावरफुल सुपर हीरो था क्योंकि टेक्निकली वो एक गॉड और 9 रियल्म्स का प्रोटेक्टर था। लेकिन एंड गेम में थॉर से जो हमारी उम्मीदें थी वो सब बर्बाद हो गई। एंड गेम में थॉर काफ़ी ज़्यादा फैट हो गया था, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन थॉर ने अपनी सारी जिम्मेदारियों से हाथ खड़े कर लिए। वो ना तो एसगार्डियंस की परवाह करता था और ना ही उसने 5 सालों में 9 रियल्म्स में क्या चल रहा है ये देखने की कोशिश की। उसे सिर्फ दारू दवा से मतलब था। लेकिन जब थैनोस फिर से थॉर के सामने आया तब थॉर कुछ खास नहीं कर पाया। कैप्टन अमेरिका ना होता तो थॉर भी वही मारा जाता। थॉर के पास एसगार्ड के 2 सबसे पावरफुल वेपन थे, लेकिन थैनोस ने 2 बार थॉर को नॉकआउट कर दिया। थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस स्लो गए थे जिसकी वजह से वो पेला गया। अब नेक्स्ट ईयर थॉर लव एंड थंडर आने वाली है, तब थॉर इन्फिनिटी वॉर से ज़्यादा पावरफुल होगा, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि हमें ज़्यूस भी उस मूवी में देखने मिलेगा। मूवीज़ का विलन गॉड द गॉड बुचर है और शायद वो ग्रीक गॉड्स को पेलने वाला है, जिसमें से एक ज़्यूस भी हो सकता है। नंबर 2, स्कारलेट विच। अब वंडा आखिर में स्कारलेट विच बनी गई। वंडा की स्टोरी काफ़ी इमोशनल है। पहले उसने अपने मदर फादर को खो दिया, फिर अपने भाई को और बाद में वाइब्रेनियम से बनी डॉल को। ये सब होने के बाद वंडा काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करने लगी। अब ऐसा नहीं है कि एमसीयू में ऐसा पहले किसी के साथ नहीं हुआ है। थॉर ने 4 दिन में सब कुछ अपना खो दिया था और ज़ीमो ने तो अपना पूरा देश खो दिया, लेकिन ये दोनों शांत बैठे रहे। ये बात अलग है कि कुछ देर इन्होंने डिप्रेशन फेस किया, लेकिन उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब वंडा ने अपने करीबी लोगों को खोया तब उसने एक टाउन को ही डिप्रेशन में डाल दिया। विजन के मौत के बाद वंडा ने एक टाउन में जाकर एक रियलिटी बना दी, जिस टाउन के सारे लोग वंडा के कंट्रोल में थे। वंडा ने अपने पावर से 40s, 50s, 60s और अभी के ज़माने की टाइमलाइन बनाई थी। ये अब इतनी पावरफुल बन चुकी है कि वो अपने विल पर वाइब्रेनियम बना सकती है। वंडा के पास अब डार्क होल्ड बुक है जिसमें बहुत सारे स्पेल्स लिखे हुए हैं। इन स्पेल्स का यूज़ करके इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है और सही से यूज़ ना करने पर इसका असर मल्टीवर्स में भी देखा जा सकता है। अब स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज जितनी या उससे ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी जब वो इस बुक को समझकर अपनी पावर्स को यूज़ करेगी। तो अब नंबर 1 पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस लिस्ट में हमने ब्लैक पैंथर को ऐड नहीं किया, क्योंकि ब्लैक पैंथर का जो रोल प्ले करते थे उनकी डेथ हो चुकी है और मार्वल ने स्टेटमेंट दिया है कि चैडविक बोसमैन की जो लेगेसी है वो एमसीयू में बनी रहेगी। तो शायद हो सकता है कि फ्यूचर में मार्वल वाले ब्लैक पैंथर को ऑफ स्क्रीन मार दे और शूरी नई ब्लैक पैंथर बन जाए। और साथ में ही मैंने टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स को भी ऐड नहीं किया, क्योंकि आयरन मैन खुद को सैक्रिफाइस कर चुका है और स्टीव कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। तो अब नंबर 1, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज लॉजिकली सबसे पावरफुल एवेंजर है क्योंकि वो एक सोर्सरर सुप्रीम है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हज़ारों स्पेल्स है और अगर ये सब कम पड़ जाए तो उनके पास हज़ारों बुक्स है जो उन्हें स्पेल कास्टिंग में इन्फिनाइट नॉलेज प्रोवाइड करती है।
डॉक्टर स्ट्रेंज टेलीपोर्ट हो सकते हैं, डायमेंशंस बना सकते हैं, अपने क्लोन्स बना सकते हैं और ये भाव करने में भी काफ़ी अच्छे हैं। इन्फिनिटी वॉर के बाद तो डॉक्टर स्ट्रेंज को चलता फिरता इन्फिनिटी गॉन्टलेट कहा जाने लगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर से इन्फिनिटी गॉन्टलेट को टक्कर दे रहे थे। ये बात अलग है कि वो बैटल में हार गए, लेकिन उनकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर वो थैनोस को टाइटन पर बीट कर देते तो एवेंजर्स तब भी हारे जाते। अब बस ये देखना है कि मल्टीवर्स इनटू द मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज क्या करते हैं। तो ये थे 2021 के मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स। अब आपको ऐसा लगता है कि कोई सुपर हीरो इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।